गृहमंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा आज। रायपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे बैठक। प्रत्याशियों की दूसरी सूची पर कर सकते हैं विचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रिनोवेशन मामले की सीबीआई ने शुरू की जांच। पीडब्ल्यूडी से मांगे निर्माण और सिफारिश से जुड़े हुए रिकॉर्ड। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क से पहुंचे वॉशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। कई अन्य कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। एशियाई खेलों में आज भारत की रोशिबिना नाओरेम ने वुशु में जीता रजत। फाइनल में चीन के खिलाड़ी से मिली शिकस्त। अभी निशानेबाजी और घुड़सवारी में भी पदक की उम्मीद। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज 2-1 से जीती। अंतिम वनडे में ऑस्ट्रेलिया को मिली 66 रनों से जीत। शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। दस दिनों से चला आ रहा गणेश उत्सव आज अनंत चतुर्दशी पर होगा संपन्न। धूमधाम से दी जाएगी बप्पा को विदाई। मुंबई पुलिस और प्रशासन ने की जोरदार तैयारी। ईद मिलाद उन नबी आज ही हुआ था। भाईचारे और शांति का पैगाम देने वाले इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा का जन्म। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह की शुरुआत आज बेहद शानदार हुई है क्योंकि एशियाई खेलों में भारत ने वुशु में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। रोशिबिना नाओरेम देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम में रजत पदक जीता है और ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रही है, जहां रोशिबिना ने फाइनल में चीन की वू जियाओ वेई से शिकस्त मिली। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। एशियाई खेलों में भारत ने वुशु में रजत पदक अपने नाम किया है। महिलाओं के 60 किलोग्राम में ये रजत पदक भारत के नाम हुआ है। चीन की वू जियाओ वेई से शिकस्त मिली। तो आपको बता दें कि एशियाई खेलों में भारत ने वुशु में रजत पदक इस वक्त अपने नाम कर लिया है। सुबह की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ आज, जहां रोशिबिना नाओरेम देवी ने एक और पदक भारत के नाम कर लिया है। महिलाओं के 60 किलोग्राम में ये रजत पदक अपने नाम किया है। तो एशियाई खेलों में भारत का जो काम है वो लगातार देखने को मिल रहा है, जहां एशियाई खेलों में भारत ने वुशु में रजत पदक जीत लिया है और भारत के लिए रोशिबिना नाओरेम देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम में रजत जीतने में सफलता पाई है। अब तक शानदार खेल दिखाने वाली रोशिबिना फाइनल में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन हालांकि नहीं कर पाई और उन्हें चीन की वू जियाओ के खिलाफ 0-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं एशियाई खेलों में भारत का ये 8वां रजत और कुल 23वां पदक है। शानदार प्रदर्शन भारत के खिलाड़ियों का देखने को मिल रहा है और इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता गौरव कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर चीन के होंगजू से। गौरव, सुप्रभातम सबसे पहले आपको। और आज की जो सुबह हुई है बेहद शानदार हुई है भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो। रजत पदक अपने नाम किया गया है। बिल्कुल शानदार प्रदर्शन जो कहना चाहिए कि लगातार जारी है। पहले हमने देखा कि किस तरह से शूटिंग में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। लगातार हमने मेडल जो है वो कल झोली में अपने लेकर आए और अब वुशु में तो जो नए खेल हैं उसमें भी हम अपने आप को नए तरीके से सामने रख रहे हैं, जिनमें अब तक हम केवल
कहना चाहिए कि भाग लेते थे, लेकिन मेडल शायद नहीं आ पाते थे। लेकिन अब उस तस्वीर में बदलाव का बयार जो है वो देखने को मिल रही है कि किस तरह से रोशबीना देवी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न केवल अपने आप को फाइनल में पहुंचाया, बल्कि फाइनल में भी उन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया। ये ठीक है कि वो रजत पदक उन्होंने हासिल किया है, लेकिन फिर भी जिस तरह का वो प्रदर्शन करती आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट की ये खिलाड़ी हैं, लगातार इन्होंने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच पर अपने आप को साबित करती आई हैं। तो ये सब जो प्रभावकारी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं कार्य करती हैं इनके प्रदर्शन में, और यही प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं आगे चल करके जो बड़ी स्तर की और भी प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भी काउंट करता है। तो कह सकते हैं कि भारतीय एथलीट जो है वो हर खेल में अपने आप को सामने लाने का जो एक प्रयास है उसको जारी रखा हुआ है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से क्वेस्टेरियन में हमने 41 साल के बाद गोल्ड मेडल जीता था, उसी तरह से सेलिंग में हमारे जो है वो मेडल्स आ रहे हैं आए, और उसके बाद किस तरह से रोइंग में हमने अपने आप को शानदार तरीके से सामने रखा। तो परंपरागत खेलों से हट करके हम बाकी खेलों में भी शानदार तरीके से सामने आ रहे हैं, और उसी कड़ी में आज का ये पदक जो है वो सामने है। बिल्कुल गौरव, अगर बाकी खेलों की बात करें तो कुल मिलाकर अभी तक 23 आज के इस पदक को मिलाकर के 23 पदक भारत के पास अभी तक आ चुके हैं। आगे और किस तरीके की उम्मीद है? देखिए, आगे की अगर प्रदर्शन की बात करें तो अभी आपके बैडमिंटन में काफी सारी उम्मीदें हैं। उसके अलावा एथलेटिक्स की बात करें, कुश्ती की बात करें, वेट लिफ्टिंग की बात करें, तो यहाँ पर जो है ये वो खेल हैं जहां से हम हमेशा मेडल लेकर के गए हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में उम्मीदें इस बात की हैं कि क्या हम इन खेलों में अपने पिछले प्रदर्शन से आगे निकल कर जाएंगे, क्योंकि मेडल तो आएंगे ये तय है, लेकिन क्या हम इसमें इन खेलों में खुद को आगे ले जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इस कड़ी में अगर एथलेटिक्स की अगर बात की जाए, क्योंकि एथलेटिक्स की भी प्रतियोगिताएं अब जल्द ही शुरू होने वाली हैं, तो अगर उसमें बात की जाए तो सबसे बड़ा चेहरा हम खुद जानते हैं कि नीरज चोपड़ा वहां पर है। इसके अलावा मुरली श्रीशंकर हैं, जैस्मिन एल्ड्रिन हैं, शैली सिंह हैं। ये सब वो नाम हैं जिन्होंने लगातार अपने आप को साबित करती आई हैं। ये वो नाम है जो कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अपने प्रदर्शन के ग्राफ को ऊंचा करते गए हैं। वहीं अगर बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में भी हमें कई ऐसे स्टार्स हैं हमारे पास जिनसे हमें उम्मीद रहती है हमेशा कि वो एशियन गेम्स या फिर ओलंपिक में जाकर के देश का नाम रोशन करें। और रही बात रेसलिंग की, तो रेसलिंग में हम जानते हैं कि अंतिम पंघाल जो कि अंडर 20 की विश्व चैंपियन भी हैं, उनसे एक बहुत बड़ी उम्मीद है। इसके साथ ही साथ बजरंग पूनिया है, वहां पदक की एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर के सामने है। तो ये तमाम जब खेल इस तरह के सामने हैं तो यहाँ पर मेडल आना तय है, लेकिन मेडल का रंग कौन सा होगा और मेडल की संख्या कौन सी होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि भारत का ये जो बढ़ता हुआ कारवां है मेडल का, ये लगातार इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल गौरव, आप अपनी नजर इन तमाम खेलों पर लगातार बनाए रखिएगा। तो आपको बता दें कि 19वें एशियाई खेलों में प्रसार भारती की टीम ने महिला क्रिकेट के प्रत्येक क्षण को कैद करने के लिए शानदार प्रयास किया है, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि दर्शकों को एक व्यापक और आकर्षक मुकाबला देखने को मिले। मैदान पर रोमांचक एक्शन से लेकर भावनात्मक जीत के जश्न तक प्रसार भारती के शानदार प्रोडक्शन ने खेल प्रेमियों को रोमांचित किया है। आपको दिखाते हैं। भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने चीन के हांगझू में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट मुकाबले का मेजबान प्रसारक बनकर इतिहास रच दिया। यह पहली बार है जब प्रसार भारती ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी विश्व स्तरीय प्रसारण से अपनी ओर सबका ध्यान खींचा। प्रसार भारती ने क्रिकेट मैच का प्रसारण अल्ट्रा हाई डेफिनेशन मोड में किया। एशिया प्रशांत ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के एक प्रतिष्ठित सदस्य के रूप में इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए मेजबान प्रसारक के रूप में प्रसार भारती की भागीदारी शीर्ष स्तर की खेल कवरेज प्रदान करने की उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। चीन में क्रिकेट इतना प्रसिद्ध नहीं है। हमारे पास क्रिकेट के प्रसारण का कोई अनुभव नहीं है। मैं इसे पहली बार कवर कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में हमारी मदद करने के लिए हम भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती के बहुत आभारी हैं। प्रसार भारती के साथ काम करना गर्व की बात है। वे सभी बहुत पेशेवर हैं। प्रसार भारती ने पब्लिक ब्रॉडकास्टर के रूप में खेल प्रसारण में एक नया मानदंड स्थापित किया। 28 सदस्यों की प्रोडक्शन टीम में कुशल कैमरामैन, विजन मिक्सर, ग्राफिक डायरेक्टर, सुपर स्लो मोशन ऑपरेटर, प्रोडक्शन विशेषज्ञ शामिल थे, जिन्होंने सफलतापूर्वक एक लाइव इवेंट का प्रसारण किया जिसने दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
पूरा प्रोडक्शन जो है फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स में अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में है। प्रसार भारती ने जो रिसेंटली अपना G20 कवरेज किया था, मार्वलस जो कवरेज था, वो एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आ रहा है। जहाँ तक कैमरा पर्सन्स हैं, सुपर स्लो मोशन ऑपरेटर्स हैं, डायरेक्टर है, ग्राफिक्स है, प्रोड्यूसर्स, 28 मेंबर्स की स्ट्रॉन्ग टीम प्रसार भारती से है। प्रोफेशनल से दूरदर्शन के कैमरामैन, EVS ऑपरेटर्स और हमारी प्रोडक्शन टीम, ग्राफिक्स, सब ने इस काम को स्टैंडर्ड के, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से करने की कोशिश की और वो हमने इस टारगेट को अचीव भी किया है। खेल के हाई लेवल प्रसारण को लेकर प्रसार भारती टीम की तकनीकी विशेषज्ञता और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता प्रसारण के हर फ्रेम में स्पष्ट थी। 19वें एशियाई खेलों में प्रसार भारती की टीम ने क्रिकेट के प्रत्येक खेल क्षण को कैद करने के लिए अथक प्रयास किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि दर्शकों को एक व्यापक और आकर्षण खेल का अनुभव मिला। मैदान पर दिल दहला देने वाले एक्शन से लेकर भावनात्मक जीत के जश्न तक प्रसार भारती का प्रोडक्शन शानदार था। यह उपलब्धि वैश्विक मंच पर भारत की जीवंत खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और प्रदर्शित करने के प्रसार भारती के समर्पण को बयां करती है। इतने बड़े आयोजन में मेजबान प्रसारक के रूप में भाग लेकर प्रसार भारती ने न केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई, बल्कि खेलों की दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव में भी योगदान दिया। हाई टेक्नोलॉजी, हाई डेफिनेशन, दूरदर्शन लगातार विश्व स्तर पर अपने आप को एक नया आयाम दे रहा है। पहले देश में अपने आप को नए सिरे से सामने रखा और अब विदेश में इस प्रसारण ने यह साबित कर दिया है कि ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में दूरदर्शन का कोई सानी नहीं। हांगझो से मैं गौरव कुमार, DD न्यूज के लिए। वहीं भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। कल राजकोट में खेले गए सीरीज के अंतिम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान टीम को 66 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत के सामने 353 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था और इसके जवाब में भारतीय टीम 286 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से 4 बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारियां खेली। मिचेल मार्श ने सर्वाधिक 96 रनों की पारी खेली, तो वहीं भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए, जबकि कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। भारत की ओर से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अर्धशतकीय पारियां खेली। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से ग्लेन मैक्सवेल ने 4 विकेट लिए। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब अगली खबर गणेशोत्सव से जुड़ी। दरअसल आज अनंत चतुर्दशी है और आज देश भर में 10 दिन से चल रहा गणेश उत्सव आज गणपति विसर्जन के साथ संपन्न हो जाएगा। गणपति बप्पा को आज अनंत चतुर्दशी के अवसर पर धूमधाम के साथ विदाई दी जाएगी। गणेश जी को बुद्धि का अधिदेवता और विघ्नहर्ता माना जाता है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी पर भगवान श्री गणेश अपने लोक लौट जाते हैं, जहां इसके साथ ही भक्तों की सारी परेशानी, संकट भी अपने साथ ले जाते हैं। विधि पूर्वक गणपति का विसर्जन करने से साल भर भक्तों के घर धन, सुख, समृद्धि बनी रहती है। वहीं मुंबई में गणेशोत्सव की एक अलग ही छटा होती है। लिहाजा मुंबई पुलिस और प्रशासन ने गणेश विसर्जन के लिए बेहद खास तैयारी भी की है। सर्वांगी सुंदर सिंदूराची कंठी सलके माल मुक्ता फळाची जय देव जय देव। तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। दुआ दे अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना जय देव जय देव। और वहीं आज अनंत चतुर्दशी के साथ साथ ईद मिलाद उन नबी भी है। ये पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और ये उत्सव उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं की भी याद दिलाता है। मिलाद उन नबी इस्लामी पंचांग के तीसरे महीने रबी उल अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने आपसी भाईचारा और शांति का पैगाम दिया था। वहीं अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां बस्तर का दशहरा उत्सव पूरी दुनिया भर में मशहूर है। देश विदेश से लोग इसे देखने और इसमें शामिल होने के लिए आते हैं। इस साल भी करीब 615 साल पुरानी ये परंपरा पूरी आस्था और उत्साह के साथ निभाई जा रही है।
बस्तर दशहरा की दूसरी रस्म के तौर पर जगदलपुर में बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर के निकट डेरी गड़ाई की रस्में निभाई गईं। करीब 10 फीट लंबी सरई की लकड़ी में हल्दी का लेप लगाकर खड़ा किया गया और इस रस्म के बाद अब 16 पहियों वाले रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 107 दिन तक बस्तर का ये दशहरा उत्सव मनाया जाता है। दसरा का ये जो रस्म है दूसरा है, जो डेढ़ी गड़े पहले पाटा जाता कार्यक्रम शुरुआत किया गया, उसके बाद दूसरा जो रस्म है डेढ़ी गड़ी का पूजा किया जाता है। यहाँ से जो है रथ बनाने का जो कार्यक्रम है शुरू किया जाएगा और जो गांव जो लकड़ी लाते थे पहले और लाके जमा करते, उसके बाद जो रथ बनाने का जो कार्यक्रम है शुरुआत किया। डेढ़ी गड़ी देवी के रूप में उसको पूजा किया जाता था। जैसा भाई कोई भी काम हमको करना है, शादी ब्याह कुछ भी काम घर में या मंदिर में, तो शुभ मुहूर्त में उसका मुहूर्त में ही उसको डेढ़ी गाड़ के ही पूजा किया जाता है, जिसके कारण उसके आगे कार्यक्रम शुरुआत किया जाता है। वहीं विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मिजोरम के रेक गांव को स्वर्ण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 चुना गया। रेक गांव स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ गांवों में से एक है। लगभग 1600 की आबादी और 360 घरों वाला ये गांव ममित जिले में स्थित है और पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है। ये पुरस्कार राज्य सरकार की ओर से राज्य के पर्यटन मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे ने प्राप्त किया। पर्यटन मंत्रालय की केंद्रीय पर्यटन नोडल एजेंसी की ओर से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। वहीं पुरस्कार निर्धारित करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों से सीधे जुड़े 9 मूल्यांकन मानदंडों का उपयोग किया गया था। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का दूसरा संस्करण 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लेह में आयोजित किया जा रहा है और इस फिल्म महोत्सव का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह के सहयोग से किया जा रहा है। इस महोत्सव में विक्रमादित्य मोटवाणी, जानवी कपूर, अमित शर्मा और केनी देवरी बसुमतारी जैसी प्रमुख फिल्मी हस्तियां भी शामिल होंगी। इस आयोजन में 12 हिमालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फिल्म निर्माताओं के लिए एक लघु फिल्म प्रतियोगिता भी रखी गई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे मेरी माटी मेरा देश अभियान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमर वीर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और पूर्व सैनिकों को सम्मान देने के साथ हर भारतीय में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के दूसरे चरण में नेहरू युवा केंद्र पानीपत द्वारा जागरूक रैली भी निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। पानीपत के मत लौड़ा में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली इलाके के गलियों में जब गुजरी तो हर घर से महिलाएं बाहर निकली और अमृत कलश को नमन करते हुए कलश में अक्षत और मिट्टी डाली। इस दौरान पूरा इलाका वंदे मातरम और भारत माता के जय घोष से गूंज उठा। सैकड़ों युवा जब अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए देशभक्ति के नारे लगाते हुए गाँव की गलियों से गुजरे तो पूरे गाँव का माहौल देशभक्ति से ओत-प्रोत हो गया। नेहरू युवा केंद्र पानीपत अधिकारी स्नेहलता ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के दूसरे चरण के बारे में बताया। मटलोडा ब्लॉक के सभी गांवों में आज मिट्टी और चावल का आयोजन किया गया और वहां के युवाओं ने, युवतियों ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, सब ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और हम ये मिट्टी और चावल दिल्ली पहुंचाएंगे और ये प्रोग्राम 1 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है, जिसमें जनता निष्ठा और उत्साह के साथ शामिल हो रही है। मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा में हमने चावल का, मिट्टी का दान किया है। इससे देश की एकता बनी रहेगी, अखंडता बनी रहे और हम एक साथ होके देश में सहयोग करें। मुझे बड़ा अच्छा लगा जो ये टीम हमारे यहाँ पे कलश यात्रा लेके अमृत उत्सव, आज़ादी का अमृत उत्सव मना रही है, तो इसके लिए हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं। देश के अमरवीर शहीदों और सैनिकों को सम्मान देने के लिए शुरू किए गए अभियान में देश के हर कोने से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के आने से जनता के मन में अपने देश को आजाद करवाने वाले अमरवीर शहीदों और सैनिकों के प्रति सम्मान पैदा होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं राजस्थान के सीकर में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत संचालित नेहरू युवा केंद्र के मार्गदर्शन में मालियों की ढाणी में युवा संवाद इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने युवाओं को पंच प्रण की शपथ दिलाते हुए मेरी माटी मेरा देश के द्वितीय चरण की जानकारी दी और इस कार्यक्रम से जुड़ने का भी आह्वान किया है। वहीं कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत कलश यात्रा का भी शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को पौधे वितरित करके सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में विवेकानंद नव युवक मंडल के संचालक शंकर और मुकेश सैनी का भी सहयोग रहा। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की भी जानकारी दी। कार्यक्रम आया है जिसमें जो ब्लॉक स्तर पे जो अमृत कलश रखे गए थे और नगर परिषद स्तर पे जो अमृत कलश थे, उन अमृत कलशों को नेहरू युवा केंद्र के प्रतिनिधि के माध्यम से स्टेट होते हुए दिल्ली ले जाए जाएंगे। उसको लेकर के कार्यक्रम आयोजित हुआ है। नेहरू युवा केंद्र के जिला अधिकारी मोहित जी यहाँ पे हैं, एसडीएम साहब धोध यहाँ हैं और सारे साथी अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच साहब भी हैं, आप सभी हैं। तो ये मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम है। इसका जो अंतिम जो एक कार्यक्रम का पार्ट था कि अमृत कलश यहाँ से दिल्ली ले जाने, वो कार्यक्रम अभी संपादित होना है। भारत ऐसा पहला देश था जिसने 1959 में कास्ट्रो की क्यूबा क्रांति को पूरी तरह से मान्यता दी थी। अमेरिका और क्यूबा के रिश्तों की परवाह किए बिना भारत ने 6 दशकों तक क्यूबा के साथ राजनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और आपसी संबंधों को प्रमुखता दी थी। राजधानी दिल्ली में क्यूबा के साथ रिश्तों पर एक समारोह का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि क्यूबा के साथ हमारे बहुत ही पुराने संबंध रहे हैं। Today celebrating that and also remembering that our age-old long-standing friendship, the seeds of which were sown way back 60 years ago, and they got their strength when Fidel Castro asked his scientists to study the impact of moringa, and moringa plants became a symbol of India's friendship with Cuba. वहीं भारत में क्यूबा के राजदूत H.E. एलेजांड्रो मारिन ने कहा कि भारत के साथ क्यूबा के आपसी रिश्ते अटूट हैं। Today we celebrate and project our bilateral relations into the future, and we do so taking as the pretext the 50th anniversary of the first visit of the historical leader of the Cuban Revolution, Fidel Castro, to India in September 11 and 12, 1973. India was one of the first countries to recognize the young Cuban revolutionary government, and Cubans very soon identified with India's independence spirit and of course admired his culture, his history and his noble people. वहीं 28 सितंबर 1907 को जिला लायलपुर के गांव बाफली में जन्मी शहीद आजम भगत सिंह की आज 116वीं जयंती है और देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी से लटका दिया था। भगत सिंह और उनके साथियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और इंकलाब जिंदाबाद का नारे को बुलंद किया। आप देखिए ये स्टोरी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खुश नसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ उन्हें सलाम, ए वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। ये चंद लाइनें उस महानायक को समर्पित हैं जो कि महज 23 साल की उम्र में देश के लिए खुशी खुशी फांसी पर झूलने के बाद भी आज के युवाओं के दिल में जिंदा है। हम बात कर रहे हैं भारत माँ के सच्चे सपूत भगत सिंह की, जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में हंसते हंसते देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। भगत सिंह को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। बालक भगत को बचपन से ही घर में क्रांतिकारियों वाला माहौल मिला था। बहुत ही छोटी उम्र में भगत सिंह महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और बहुत ही बहादुरी से उन्होंने ब्रिटिश सेना को ललकारा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। उनका मन इस अमानवीय कृत्य को देख देश को स्वतंत्र करवाने की ओर प्रेरित हुआ।
लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। वर्ष 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद वो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल के हिस्सा बन गए। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित अन्य क्रांतिकारियों को फांसी व अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने नाराज हुए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। वहीं साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु से पूरा देश आग बबूला हो गया। उनकी मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी उनके साथ रहे थे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बम फेंककर अपनी गिरफ्तारी देकर देश सहित अंग्रेजी सरकार में हलचल मचा दी थी। दरअसल ये भगत सिंह की दूरगामी योजना का हिस्सा था, जिसमें भारत के युवाओं के मन में देश प्रेम की भावना का संचार करना प्रमुख उद्देश्य था। लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को लेकर हो रहे विरोध से डर गई थी। वो भारतीयों के आक्रोश का सामना नहीं कर पा रही थी। ऐसे में माहौल बिगड़ने के डर से अंग्रेजों ने भगत सिंह की फांसी का समय और दिन ही बदल दिया। गुपचुप तरीके से तय समय से एक दिन पहले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे तीनों वीर सपूतों को फांसी की सजा हुई। खास बात यह है कि अपनी शहादत से पहले तक भारत माता के ये सच्चे सपूत हंसते हंसते अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाते रहे। भले ही देश की आजादी से पहले भगत सिंह इस दुनिया को छोड़ चुके थे, लेकिन उनके क्रांतिकारी विचारों और भाषणों ने गुलाम भारत के युवाओं को आजादी के लिए उकसा दिया और स्वतंत्रता संग्राम की अहम लड़ाई में आजादी दिलाकर ही दम लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।